जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आगरा के गौरव के तहत हमारे साथ हैं आगरा के फेमस कैलीग्राफी आर्ट एक्सपर्ट डॉक्टर रूपाली खन्ना जी। कला की भावना सच्ची हो तो कोई भी कला परमात्मा से मिलन का अनुभव करा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कला का सीधा संबंध हृदय से होता है। कला एक साधना है, योग है जो अंतरात्मा की गहराइयों से निकलती है। एक कोरा सा कागज, एक बहकी सी स्याही, यूं ही महसूस कर लेंगे अक्षरों से इसकी की गहराई। इस शायरी को असल जीवन में साकार किया है आगरा शहर की जानी मानी कलाकार डॉक्टर रूपाली खन्ना जी ने। आज हम उनसे कैलीग्राफी आर्ट के बारे में कुछ बात करेंगे और उनसे नई जानकारियां लेंगे। आर्ट के प्रति आपका रुझान किस तरह से हुआ, कृपया दर्शकों को बताएं। तो अगर कला की शुरुआत मेरे जीवन के में कब हुई इसकी बात होती है तो मैं कहूँगी कला मेरे जीवन में शुरू से ही थी। मैं जब बचपन में भी मैं बहुत क्रिएटिव थी, लेकिन हाँ, शायद करियर के फॉर्म में मैंने उसे कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे अपना एक प्रोफ़ेशन के फॉर्म में मैंने कभी उसके बारे में सोचा हो। और अपने करियर के बारे में मैंने अगर देखें तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में पीएचडी किया और तब तक भी शायद मेरे मन में ये नहीं था कि मैं इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाने जा रही हूँ। बट लाइफ में कुछ एक ऐसा टर्न आया जब क्रिएटिविटी वापस मेरे जीवन में वापस आई और कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मुझे कहते हैं कि आर्ट एक हीलर है। तो शायद मैंने अपने जीवन में आर्ट को दोबारा अगर लेके आई तो वो शायद इस वजह से क्योंकि मैं आर्ट के उस हीलिंग टच को अपने लाइफ में लाना चाहती थी ड्यूरिंग अ फेज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सम मेडिकल इमरजेंसी। और जब मैंने वहाँ से शुरुआत करी, तो कहते हैं ना जब किसी को बहुत दर्द मिल रहा हो और उसे दवा दे दी जाए तो वो उसका एडिक्शन हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मैंने पहली अपनी पेंटिंग बनाई, वो उससे मुझे इतनी हीलिंग, इतना मुझे सुकून मिला कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो अच्छी बनी है, बुरी बनी है। लेकिन बाय चांस मैंने उसे फ़ेसबुक पे अपलोड कर दिया और मुझे उसके लिए इतनी सराहना मिली, लोगों को शायद ये लगा कि मैंने कहीं से सीखा है या कुछ है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कला पहले से ही है, जिसे मुझे शायद सीरियस लेवल पे परस्यू करना चाहिए। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं इसी फ़ील्ड में अपने आप को आगे करती गई और आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। कैलीग्राफी आर्ट की विशेषताओं के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। कैलीग्राफी एक बहुत ही सुंदर कला है, लेकिन शायद लोग उसको बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं और शायद जानते भी हैं लेकिन शायद नाम नहीं जानते होंगे कि कैलीग्राफी जब हम उसको नाम बोल देते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं कौन-सी कोई अलग सी एक कोई आर्ट फॉर्म है। बट ये यही हमें दर्शाता है कि उसके बारे में कोई जागरूकता नहीं है। एक अगर हम पेंटिंग की अगर मैं बोलूँ कि आप कुछ आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताइए, तो आप पेंटिंग का नाम सुनेंगे, स्कल्पचर सुनेंगे, फाइन आर्ट सब सुन के आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा, लेकिन कैलीग्राफी सुन के लोगों को लगता है क्या है ये कैलीग्राफी? तो मैं ये बताना चाहूँगी, लोगों को हैरानी होगी कि ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, जो कि शायद उसको हम डाइंग आर्ट भी बोल सकते हैं। आज के ज़माने में उसको हमें ज़िंदा रखना है। तो सबसे पहले तो अगर हम विशेषता जानें उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये है कहाँ और कहाँ से आई है और ये ट्रेडिशनल क्यों है, इसका हमारे कल्चर से कैसे रिलेशन है। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो प्रिंटिंग प्रेस से पहले हमारी बुक्स कौन छापता था? कहाँ से वो बुक्स आईं? क्या हम पढ़ते नहीं थे? क्या लिखा नहीं जाता था, बुक्स नहीं लिखी जाती थी? और हमारे पास अगर नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का हम एक एग्ज़ाम्पल दें तो आपको भी पता है कि 3 महीने 6 महीने लगे उसको जलने में। तो कितना भंडारा था हमारे पास बुक्स का जो कि हाथ से लिखी गई थी। तो वो जो हाथ से बुक्स लिखी गई थी, वो जो लिखाई है, वो नॉर्मल आज आप बॉल पॉइंट पेन या पॉइंटेड पेन से लिखते हैं, वो उससे नहीं लिखते थे। वो लिखते थे रीड से, मतलब जिसे हम बैम्बू पेन्स बोलते हैं, बैम्बू के बना के हाथ से बनाए हुए पेन से लिखते थे, क्विल्स से लिखते थे, फेदर्स से लिखते थे। तो ये सारे जो टूल्स हैं हाथ से बनाए जाते थे और लिखावट पे इतना ध्यान दिया जाता था कि एक-एक अक्षर बहुत ही सिमेट्री में होता था कि कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि ये हाथ से लिखा हुआ नहीं है। कुछ एक एग्ज़ाम्पल मैं सामने देखना चाहूँगी। ये अगर आप देखें तो ये हमारे हाथ से लिखा हुआ ये महाभारत का एक कांड है और ये इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। आप लोगों ने शायद हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? वो स्क्रिप्ट्स, वो लेखन जो हाथ से लिखा गया है।
ये नॉलेज आज आप प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ते हैं, ये पहले हाथ से लिखी जाती थी। जो हाथ से लिखने वाले होते थे, वो होते थे कैलीग्राफर्स। और ये कैलीग्राफर्स शुरू से ही हमारे साथ रहे, हमारे बीच में रहे हैं और वो बहुत ही विद्वान लोग मीन्स कि जैसे ऋषि मुनि लिखते थे हमारे भारत में ऋषि मुनि जो थे वो विद्वान हुआ करते थे, लेखन कार्य उनके पास था। एक कॉमन इंसान पढ़ा लिखा इतना नहीं होता था और उस टाइम पे हम सब कुछ नहीं लिखते थे, हमें बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि हम चाहते थे कि आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचे, हम सिर्फ वही लिखते थे। तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक ने एक बुक लिखी तो नेक्स्ट पीढ़ी उसको दोबारा से रिपीट करेगी, इस तरह से उसकी कॉपीज बना करती थी और वो सब हाथ से लिखा जाता था। वही कैलीग्राफी, उसे हम ट्रेडिशनल कैलीग्राफी कहते हैं। तो उसी फॉर्मेट को जब हम आज लिखते हैं तो हम शायद टूल्स थोड़े से मॉडर्न यूज कर लेते हैं, लेकिन हम कॉपी उसी ट्रेडिशनल फॉर्मेट को करते हैं। तो अगर आप देवनागरी कैलीग्राफी कर रहे हैं तो वो क्या है, वही है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में आपने देखा है, जो आप पढ़ते हैं हिंदी में। वो फॉन्ट जो आप देखते हैं वो कैलीग्राफी है, वो पहले हाथ से आया फिर उसके बाद वो प्रिंट फॉर्म में गया। तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं, मतलब ये पूरे दुनिया में हर एक कल्चर में जो कैलीग्राफी है उसका एक कल्चर का पार्ट है। तो जैसे इंडिया में देवनागरी कैलीग्राफी, अगर आप चाइना में जाएं तो चाइनीज कैलीग्राफी, जापानीज कैलीग्राफी, इटैलिक्स बहुत कॉमन है। इटैलिक्स वो इटली की है, इटली से आई है। गोथिक बहुत कॉमन है, वो जर्मन पीपल के बीच में लिखा जाता था, वो वाला जो अक्षर का जो एक बनाने का तरीका। तो दिस इज व्हाट कैलीग्राफी इज। आज हम उसको सीखते हैं। आपके आर्ट के सफर में आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? मेरे आर्ट के सफर में अगर घर वालों के सपोर्ट की बात है तो बोलूंगी कि इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने ही मुझे इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं तो शायद कला को भूल भी गई थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मैंने कला को अपने जीवन में वापस उतारा। तो शायद अपनी मदर के कहने पर ही मैंने उसे अपने जीवन में वापस उतारा, क्योंकि किसी ने मुझे ये बताया था कि शायद हम अपने आप को उतने अच्छे से नहीं जानते जितना माँ आपको जानती है। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम कुछ क्रिएटिव करो जिससे तुम्हें एक हीलिंग मिलेगी। तो इस तरह से मेरे जीवन में अगर ये एक पड़ाव आया और एक यू टर्न आया तो वो उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपको इस मुकाम तक पहुंचने में कितना समय लगा? मैंने अपना स्टूडियो जो है मेरे फैमिली, मेरे इन-लॉज़ की तरफ से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा और ये जो स्टूडियो आज मेरे सामने है तो वो भी इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मैं कहूँ तो मैंने ये 2016 में शुरू किया था एक विज़न के साथ और अब तक मैं इसके साथ खड़ी हुई हूँ और आगे ही बढ़ती जा रही हूँ और कुछ नया ही कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत संतोष है। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए आपको प्रेरणा और एनर्जी किस तरह से मिलती है? मुझे जो मेरी प्रेरणा का स्रोत है मेरी कला के लिए या कैलीग्राफी कह लीजिए या पेंटिंग्स के लिए, तो जो मेरी प्रेरणा का स्रोत है सबसे पहले तो वो ईश्वर ही हैं और दूसरा मेरे खुद के भाव। जब मैं उनको कनेक्ट करती हूँ अपने वातावरण से, जिसमें भी मुझे जो मेरे भावों को प्रभावित करता है, उसी क्षण मैं उसको पेपर पे उतार देती हूँ या कैनवस पे उतार देती हूँ। अलावा इसके अगर हम कैलीग्राफी की बात करते हैं, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला उसको और भी गहराई में जाने के लिए, वो हमारे भारत की लिपि देवनागरी से मिला। क्योंकि मेरे रिसर्च के दौरान जैसा कि हम जब कुछ भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पढ़ाई करनी है, लेकिन कैलीग्राफी एक ऐसी चीज़ है, जब मैं कर रही थी तो मैंने भी इंग्लिश से ही शुरू किया था। गोथिक है, इटैलिक्स है और बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने की हैं, लेकिन उनके जो नाम हैं, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं, वो कहाँ से उनका उद्गम हुआ है, इसको दर्शाते हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न था कि हमारी भारत की जो लिपि है उसका नाम देवनागरी है, तो उसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा? उसका उद्गम क्या है? कहीं न कहीं कुछ देव मीन्स जैसे देवों की नगरी हमारे भारत को बोला जाता है, तो उसका कनेक्शन कहाँ है? कहाँ से उद्गम है? कैसे आई ये लिपि? और इसी से मुझे प्रेरणा मिली जिसकी वजह से मैं उसके और भीतर घुसती गई और बहुत ही अचंभित करने वाले तथ्य मुझे अपने भारत की ही लिपि के बारे में मिले, जिसकी वजह से शायद मेरा बहुत सारा काम देवनागरी में हो रहा है, क्योंकि शायद भारत ही एक ऐसी जगह है
जहाँ अक्षरों की पूजा होती है। और अगर आप कहेंगे कि अक्षरों की पूजा हम तो नहीं करते, कौन करता है? तो आप अपने घर के मंदिर में जाके यंत्रों को देखिए और उसमें क्या लिखा है? अ, आ, इ, ई, उ ही लिखा है। अगर आप अपनी वर्णमाला के हर एक अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगा दें, तो वो एक बीज मंत्र बन जाता है। तो हमारा भारत देश ही ऐसा है, जहाँ पे अक्षरों की पूजा होती है और अक्षरों में बहुत दिव्यता है। कला एक तपस्या है, साधना है, अध्यात्म है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कला तपस्या भी है। बिना तपस्या के आप किसी भी कला को साध नहीं सकते और उसी में साधना आ जाती है, क्योंकि साधना मतलब अपने आप में डिसिप्लिन्ड एक वे ऑफ लाइफ लीड करना होता है किसी भी कला को सीखने के लिए। तो तपस्या और साधना तो है ही, उसके अलावा आध्यात्मिकता उसमें इसलिए है क्योंकि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर देते किसी भी कला को, या आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको मिल नहीं सकता। तो वो आध्यात्मिक इसलिए है क्योंकि वो आपको अपने आप से मिलाता है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से शुरू होती है, जब आपकी जर्नी आप अपने आप से खुद से जुड़ते हैं। तो अध्यात्म कला में खुद ही निहित है। आपके द्वारा संचालित मासिक आर्ट क्लब की शुरुआत कब हुई और आगे इसके उद्देश्य क्या हैं? कला साधना आर्ट एंड कैलीग्राफी क्लब एक हमारी मंथली मीटअप होती है, जो कि मैंने पिछले साल ही शुरू करी। और इस वजह से शुरू करी, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो क्लब मेंबर्स हों, वो अडल्ट्स हों और डिफरेंट प्रोफेशंस से हों, हाउसवाइफ्स हों, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो सिखाते ही हैं, लेकिन खुद पीछे खड़े हो जाते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारी मदर्स हैं, उनमें बहुत वो हमेशा ये बोलती कि मैं बचपन में करती थी, मेरा बहुत शौक था, मैं चाहती हूँ कि अपने शौक को अपने बच्चे के थ्रू पूरा करूँ। तो मेरे क्लब का जो उद्देश्य है वो यही है कि बड़े लोग उसको जॉइन करें, और ये उन लोगों के लिए है जो अलग-अलग प्रोफेशन से हैं, जिनमें कला के प्रति प्रेम है, या और वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि उनको वक्त नहीं मिला या मार्गदर्शन नहीं मिला। तो ये एक क्रिएटिव क्लब है जहाँ पर महीने में एक मीटअप होता है। मेरे मार्गदर्शन में कुछ भी हम एक क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, जिसमें एक नई सीख मिलती है, साथ-साथ एक रचनात्मक अभिव्यक्ति का मौका मिलता है। और जैसा मैंने बोला कि रचनात्मकता अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हीलिंग थेरेपी है। तो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मैं चाहती हूँ कि लोग इस क्लब को जॉइन करें और इसके बेनिफिट्स को खुद एक्सपीरियंस करें। आज के समय में कैलीग्राफी आर्ट का कितना महत्व है और युवाओं को इस आर्ट को सीखने में कितना फायदा हो सकता है? कैलीग्राफी का आज के समय में अगर हम रेलेवेंस की बात करें, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं डिजिटलाइज़ेशन पे, जो कि आज डिजिटल वर्ल्ड है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो राइटिंग है, वो तो खराब हो ही रही है, साथ-साथ स्पेलिंग्स भी खराब हो रही हैं, क्योंकि हम उँगलियों को चलाना नहीं जानते, साधना नहीं जानते, हम सिर्फ़ उँगलियों को टैपिंग करते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं। तो कैलीग्राफी की आवश्यकता तो वैसे ही बन जाती है। और अगर हम कहें तो अभी तो भारत में अभी फिर भी थोड़ा स्कोप है, वेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स जो बाहर के हैं, आउट ऑफ इंडिया के हैं, उनके पेरेंट्स मुझसे कहते हैं इनको लिखना नहीं आता क्योंकि सारा काम आईपैड पे होता है, इनको कैलीग्राफी की ज़रूरत है। यहाँ फिर भी अभी स्कोप है, लेकिन आगे का अगर हम ज़माना देखें तो शायद यहाँ पे भी सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो सबसे पहले कैलीग्राफी की आवश्यकता तो खुद अपने लिए है, जिससे कि आप अपने आप से जो संबंध है, आपका अपने ही शरीर से, वो ना छूटे। आपकी जो खुद की जो उँगलियाँ हैं, जिससे आप पहले खाना भी खाते हैं, उससे आप लिखते भी हैं। जब हम खुद अपने आप लिखते हैं, तो आपके ब्रेन का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, वो खुद ही अलग से चेंज हो जाता है। आप कुछ लिख कर याद कीजिए, आपको पता है कि उसमें क्या डिफ़रेंस है। अलावा इसके अगर हम प्रोफ़ेशनली सोचें या उस प्रोफ़ेशनल लेवल पे सोचते हैं, तो बहुत स्कोप है, जिसमें से डिजिटल मीडिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो फ़ॉन्ट्स हैं, जिसे आप कहते हैं कि ये तो फ़ॉन्ट है, तो हम क्यों कैलीग्राफी में लिखवाएँ या हाथ से क्यों लिखवाएँ? तो जो फ़ॉन्ट आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, वो पहले एक कैलीग्राफर ने अपने हाथ से लिखे हैं, फिर उसको डिजिटलाइज़ किया जाता है। तो कोई भी फ़ॉन्ट कंप्यूटर में बनता ही कैलीग्राफी के थ्रू है। अपने आप में ही वो एक कैलीग्राफी है। तो ऑफ़ कोर्स आपको कंप्यूटर में एक डिजिटल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, अगर आपके पास कैलीग्राफी स्किल्स हैं। इसके अलावा ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप डिग्रीज़ खरीद सकते हैं, पर आप स्किल
डिग्री देके या पैसा डिग्री से या पैसा देके कभी नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको साधना करनी है। और स्किल अगर आपके पास है, तो आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपसे कोई वो चुरा नहीं सकता और आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन हमेशा रहेंगे और हमेशा तैयार हैं हर एक परिस्थिति के लिए। आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपने इंडिपेंडेंटली उसको सिखा सकते हैं, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ है, हुनर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बाँट सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, तो डेफ़िनेटली उसका बहुत स्कोप है। जो अभी आपने जैसे बताया, ये कंप्यूटर फ़ॉन्ट्स और कैलिग्राफी में थोड़ा-सा अंतर स्पष्ट कीजिए थोड़ा-सा। कंप्यूटर फ़ॉन्ट्स और कैलिग्राफी में अगर हम अंतर की बात करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाना चाहूँगी। शुरू में अगर कुछ याद हो, जैसे हमारी जनरेशन को मैंने टाइपराइटर देखा है। हाँ, तो अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम टाइपराइटर को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी जनरेशन में हमने देखा है टाइपराइटर कैसा होता है और हमने वो भी समय देखा है जब कंप्यूटर में ब्लैक एंड व्हाइट फ़ॉन्ट हुआ करता था, जिसे हम टाइपराइटर फ़ॉन्ट कहते थे। और अचानक से ही फ़ॉन्ट्स जो हैं वो बढ़ते गए और एक बहुत बड़ा-सा रेवोल्यूशन कंप्यूटर में ही आया जो कि कलर्ड हो गया। तो अगर इस रेवोल्यूशन की बात करें तो वो कहाँ से आया, तो स्टीव जॉब्स का नाम पीछे नहीं हटेगा और सब स्टीव जॉब्स को जानते हैं क्योंकि एप्पल को सब जानते हैं। तो स्टीव जॉब्स जो हैं, वो एक कैलीग्राफर थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि स्टीव जॉब्स कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर कैसे हुए और क्या हुआ, तो उनके सफ़र में जब उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ा, किसी वजह से उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, तो बाय चांस ऐसे ही उन्होंने कैलीग्राफी स्कूल जॉइन कर लिया और उन्हें नहीं पता था कि उसका वो क्या करेंगे। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, सीख के उन्हें नहीं पता था लेकिन उन्हें अच्छा लग रहा था। वो एक लेखन जो कला होती है वो अपने आप में एक बहुत संतोष प्रदान करती है, तो उनको भी ऐसा ही था। उन्होंने सीख लिया, लेकिन जब 10 साल बाद उन्होंने अपना मैकिन्टॉश कंप्यूटर जब बनाया, तो ही वाज़ द पायनियर जिन्होंने कंप्यूटर में वो कैलिग्राफी जो उन्होंने सीखी थी उसको फ़ॉन्ट डिजिटलाइज़ करके कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया और इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया कि आज आपके पास गिनती नहीं है फ़ॉन्ट्स की कि आप कितने तरीके से आप एक ही शब्द को लिख सकते हैं। तो उसका श्रेय जो है कैलिग्राफी को ही जाता है। आगे का कोई चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो अभी आपका लक्ष्य हो? आगे का चैलेंजिंग सब्जेक्ट मेरी एक पेंटिंग है और जैसे हम सोचते हैं या अगर हम आर्ट से नहीं जुड़े हुए हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक पेंटिंग है, कलर्स यूज़ करे और उसमें बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक पेंटिंग एक प्रेरणा होती है कहीं न कहीं से और वो प्रेरणा जब आपको मिल भी जाती है तो उसे कैनवस पे उतारना भी आपके बस की बात नहीं है जब तक कि कोई दिव्य शक्ति आपके थ्रू काम नहीं करती। ये मेरी बात थोड़ी आउटडेटेड लग सकती है लेकिन ये हर एक कलाकार जानता है कि जब वो बनाता है तो एक क्रिएटिव फ्लो होता है जो उसे करवाता है वो काम। तो मेरी एक पेंटिंग है, सब्जेक्ट मेरे पास है, टॉपिक मेरे पास है, थीम मेरे पास है, कैनवस पे उसका बैकग्राउंड भी तैयार है, लेकिन वो शायद अभी बनी नहीं है क्योंकि कुछ अभी उसमें बाकी है जो उतर नहीं रहा उसमें। तो डेफ़िनेटली वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। जब भी वो आएगा तो मैं उसको आगे ज़रूर दिखाना चाहूँगी और शायद ये कहानी भी सुनाना चाहूँगी कि उसमें क्या-क्या चैलेंजेस मैंने फेस की। इस आर्ट के बारे में कोई भी आपसे सलाह लेना चाहते हैं, वह आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? अगर कोई भी कैलीग्राफी सीखना चाहता है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, किसी भी तरह का कोई भी आर्ट फॉर्म अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि है 7088334786। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, बी क्रिएटिव विद रूपाली के नाम से और मैं फेसबुक पे भी हूँ डॉक्टर रूपाली के नाम से और मेरे कला साधना आर्ट एंड कैलीग्राफी क्लब करके भी है। क्या आप ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं क्या? थोड़ा-सा बताएँ इस बारे में। हाँ जी, मेरी जो क्लासेस हैं वो दोनों तरह से ही चलती हैं, इन पर्सन भी रहती हैं और ऑनलाइन भी रहती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो सिर्फ़ आगरा में ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो वो हम जनरली ग्रुप में करते हैं। इसके अलावा हमारे एक आर्ट एंड कैलीग्राफी क्लब का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। आप उसमें ऐसे अगर आपको इंटरेस्ट है और आप कैलीग्राफी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने एक कलात्मक अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप जॉइन कर सकते हैं और उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करके एक बार बोल सकते हैं, तो आप ग्रुप के एक मेंबर बन जाएँगे।
क्या कैलीग्राफी आर्ट को कोई भी सीख सकते हैं? इस बारे में हमारे दर्शकों को कृपया बताएँ। कैलीग्राफी एक लर्नेबल स्किल है। मतलब जैसे कि अगर हम बोलें कि कई लोग मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो हम क्या कैलीग्राफी सीख सकते हैं? बिल्कुल, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, वो भी कैलीग्राफी सीख सकता है, बावजूद इसके कि हैंडराइटिंग सुधारने में लोगों को पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन कैलीग्राफी एक ऐसी आर्ट है, जो टेक्नीक्स पे बेस्ड है और आप सुंदर से सुंदर उसको लिख सकते हैं। तो इसलिए कैलीग्राफी जो एक ऐसी कला है जो हर किसी के लिए है और बहुत खूबसूरती आपके जीवन में भी लेके आती है और आप अपने ऊपर आप उसमें एक आत्मविश्वास भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि लेखन एक ऐसी चीज है जो आपके चरित्र को दर्शाती है, आपके कैरेक्टर और आपकी पर्सनालिटी बनाती है। ना सिर्फ इतना ही, उससे आपको हैंडराइटिंग में भी सुधारने का एक मौका मिलता है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि हम कैसे अक्षरों पे ध्यान देते हैं और कैसे हम खूबसूरत लिखते हैं। कि आपने मेरी पेंटिंग्स को और मेरे काम को जानने के लिए इस पूरे एपिसोड को देखा। थैंक यू सो मच।